रमेश कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ और आप लगातार पढ़ रहे हिंदी व्याकरण के तहत 3-4 व्याख्यान मेरे हो चुके हैं और आप तमाम पार्टों में से देख रहे हैं। यह पूरा का पूरा सीरीज चल रहा है और आप सारे लोगों की सुविधाओं के लिए जो विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राएँ हैं, कंपटीशन परीक्षा की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो उपयोगी होगा और आप सारे लोग हमको आरंभ से लेकर के अंत तक देखिए, सारे एपिसोड को देखिए। पूर्व में आपने देखा होगा कि मैं साहित्य पर व्याख्यान दे रहा था और फिर आपको काव्यशास्त्र, आलोचना आदि पर हम लिए चलेंगे। फिलहाल जो व्याकरण का पोर्शन है और काफ़ी लोगों का डिमांड भी था कि व्याकरण पढ़ाया जाए, इसलिए मैं व्याकरण लेकर के आया यूट्यूब के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि आज के व्याख्यान का जो विषय है, हिंदी वर्णमाला में घोष और अघोष क्या है। दरअसल विभिन्न परीक्षाओं में घोष और अघोष को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने इससे पहले अल्पप्राण और महाप्राण को पढ़ा। घोष और अघोष बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे समझना उतना ही आसान है। अगर ठीक से इसे समझने की कोशिश की जाए तो आप इसे समझ सकते हैं। हम आज के व्याख्यान के बहाने घोष और अघोष की परिभाषा देंगे, पहचान की बात करेंगे और उदाहरण देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप व्याख्यान के अंत तक बने रहेंगे तो पूरा का पूरा जो व्याख्यान है वो आपको घोष और अघोष को समझाने में सर्वथा समर्थ होगा। यही मेरा प्रयास है। तो चलते हैं आज के व्याख्यान की ओर, विषय की ओर। जैसे आप देख रहे हैं कि परिभाषा क्या है घोष और अघोष की। बताया गया है कि घोष जो है वो नाद की दृष्टि से, नाद का अर्थ होता है भीतर से निकलने वाली जो ध्वनि है या एक लय है, उसे नाद कहा जाता है। उसके बारे में बताया गया है कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत हो। स्वर तंत्रियाँ का मतलब है कि मुख विवर्ग के भीतर में जो है वो झंकार उत्पन्न हो, जैसे दांत है, जीभ है, तालु है, कंठ है, ये स्वर तंत्रियाँ कहलाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती है उसे कहा जाता है कि ये घोष वर्ण है। बहुत ही सामान्य सी बातें हैं। घोष शब्द का प्रयोग ऐसे भी किया जाता है घोषणे के लिए। किसी भी बात को अगर हम बार बार दोहरा रहे हों, बार बार अगर हम कह रहे हों, किसी भी बात पर अगर हम जोर डाल रहे हों तो वो घोष कहलाता है। यहाँ आपने देखा परिभाषा में बातें स्पष्ट कर दी गई कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती है, जहाँ पर झंकार उत्पन्न होता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो झंकार की उत्पत्ति होती है वहाँ पर कहा जाता है कि घोष वर्ण है। आगे जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में बताया गया है कि अघोष किसे कहा जाता है कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में झंकृतियाँ उत्पन्न नहीं होती है। सवाल बहुत ही स्पष्ट है कि घोष वर्ण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं और अघोष में स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती है। साफ है कि जो घोष होगा वो अघोष नहीं होगा। दोनों की प्रवृत्तियां एक दूसरे के सर्वथा विपरीत होगा और आप स्वाभाविक रूप से इसे समझ सकते हैं कि घोष और अघोष निश्चय ही एक दूसरे के उलट होगा, अलग अलग गुणों वाला होगा, अलग अलग प्रवृत्ति वाला होगा। इसकी जो पहचान है, बताया जाता है कि प्रत्येक वर्ग को आप समझ चुके हैं। वर्ग के बारे में मैंने बताया था कि हिंदी में 5 वर्ग हैं। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। इसे व्यंजन वर्णों के सीमा रेखा में रखा गया और इसे स्पर्श व्यंजन कहा गया है। आपने इसे पढ़ा होगा। तो ये सारे जो वर्ग है, वर्ग में जो 5-5 वर्णों का समूह होता है, उस समूह में किस प्रकार से ये होता है, इसे आप इस प्रकार देखें कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला है, दूसरा है, ये वर्ण क्या होता है तो अघोष होता है। आप देख लें, यहाँ ये पहला है और ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, पहला है, दूसरा है। इस तरह से आप यह देख रहे हैं कि ये 5 वर्ग जो मैंने उदाहरण के रूप में आपके लिए प्रस्तुत किया है, सामने रखा है, इन सारे वर्गों में जो आरंभ के 2 वर्ण होते हैं, क और ख है, उसके बाद च और छ है, ट और ठ है, त और थ है, प और फ है, ये आरंभ के जो 2 वर्ण होते हैं, इसे कहा गया है कि ये मूल रूप से क्या कहलाता है तो अघोष कहलाता है। मतलब यह है कि इन वर्णों के उच्चारण के क्रम में स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती है,
इसके उच्चारण में बहुत ही सहज रूप से हम इसका उच्चारण कर लेते हैं, इसीलिए ये अघोष कहलाता है। इस पर हम जोर नहीं डालते हैं, इसके लिए मुझे अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, किसी भी प्रकार की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अतएव यह जो वर्ण है वो कहलाता है कि ये मूल रूप से अघोष वर्ण है। दूसरी ओर आप यह देख रहे हैं कि तीसरा, चौथा और पाँचवा, इस वर्ग में जो तीसरा, चौथा और पाँचवा है वो क्या है, वो घोष कहलाता है। तीसरा, चौथा और पाँचवा जो घोष कहला रहा है, तो आप सामने में देख सकते हैं कि ये तीसरा है, ये जो है वो चौथा है, और ये जो है ये पाँचवा है। प्रत्येक वर्ग में आप देख रहे हैं कि अंतिम का जो 3 है, तीसरा है, चौथा है और पाँचवा है, इन तीनों को रखा गया है किसमें, तो इसे घोष कहा गया। कारण यह है कि इन वर्णों के उच्चारण के क्रम में स्वर तंत्रियाँ अपेक्षाकृत अधिक झंकृत होती है। मुख विवर में काफ़ी ऊर्जा पैदा होती है, काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है, जोर डालना पड़ता है, उसके बाद इसका उच्चारण संभव हो पाता है। अतएव हम साफ तौर से कह सकते हैं कि ये वर्ण जो है वो अंत वाला 3 घोष है और शुरू वाला जो 3 है वो अघोष है। अब आप और भी देख लें, यहाँ बताया गया है कि सभी स्वर वर्ण जो हैं और साथ में य र ल व और ह, य र ल व के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं कि अर्धस्वर भी होता है, अर्थात इनकी प्रवृत्तियाँ अर्धस्वर की तरह होती है। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे स्वर वर्ण, जो 11 स्वर वर्ण होते हैं वे, और ये जो 4 है सो, और एक ह जो है सो, ये सारे भी घोष होते हैं, सारे स्वर वर्ण घोष होते हैं। अर्ध ये जो य र ल व है वो घोष होते हैं, ह जो है यह भी घोष होता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि तीनों जो सौ है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों अघोष होता है। तो इस प्रकार से आप आराम से याद रख सकते हैं कि सारे स्वरवर्ण घोष हैं। य र ल व जो मूल रूप से अंतस्थ है वह भी घोष है, ह जो है वह भी घोष है, और तीनों जो स है इसे कहा गया है कि अघोष है। और साथ में आप नीचे आपने देखा ही कि इन सारे वर्गों में आरंभ के 2 क्या हैं, अघोष हैं, और अंत के 3 जो हैं वो घोष हैं। तो इस प्रकार से आज के व्याख्यान में बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने जाना घोष और अघोष के बारे में। तमाम परीक्षाओं में घोष और अघोष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सारे वर्णों को समझ चुके कि किस प्रकार से हम किस सीमा रेखा में उसे रखते हैं और क्यों रखते हैं। आप सारे लोग हमारे व्याख्यान को लगातार देख रहे हैं और लगातार आप देखते रहेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग मेरी सेवा से प्रसन्न होंगे, और आप सारे लोग मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। यह सेवा सदैव आपके लिए जारी रहेगी। जय हिंद, जय हिंदी।